चलो नमस्कार विद्यार्थियों। कल हम चर्चा कर रहे थे भ्रूण जो है उसके चारों तरफ जो भ्रूणीय झिल्लियाँ होती हैं, प्लेसेंटा अपरा क्या होती है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो हमने देखा कि चार भ्रूणीय झिल्लियाँ जो है वो पाई जाती हैं, यॉर्क सैक, एमनियोन, एडेंटोइस और कोरियन। ये चार भ्रूणीय झिल्लियाँ होती हैं जो कि भ्रूण को चारों तरफ घेरे रहती हैं। ठीक है, इन भ्रूणीय झिल्लियों का कार्य क्या होता है? पहला कार्य तो क्या है? मुख्य कार्य इसका है पोषण प्रदान करना, भ्रूण को पोषण प्रदान करना। और दूसरा इसका मुख्य कार्य है भ्रूण को सुरक्षा करना। ठीक है, तीसरा जो है इसका कार्य है वो उत्सर्जी पदार्थों को तो बाहर निकालना और पोषक पदार्थों को भ्रूण को उपलब्ध करवाना, साथ ही साथ भ्रूण की सुरक्षा करने का कार्य भी ये करते हैं। तो ये चार जो है भ्रूणीय झिल्लियाँ होती हैं। तो ये गर्भाशय में इस प्रकार से जैसे भ्रूण जो व्यवस्थित रहता है, इसको घेरे हुए इस प्रकार से ये झिल्लियाँ होती हैं, भ्रूणीय झिल्लियाँ। और ये प्लेसेंटा जो है उसका निर्माण एक प्रकार से करती हैं और गर्भाशय की भित्ति के साथ में जुड़ाव पैदा करती हैं और भ्रूण को अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, तो कल हमने इसका डायग्राम इसका देखा था किस प्रकार से ये चारों भ्रूणीय झिल्लियाँ होती हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि प्लेसेंटा के प्रकार कौन कौन से होते हैं, और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना चाहिए। बहुत बार इसका क्वेश्चन जब पूछा जाता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्लेसेंटा के प्रकार। तो हम पहला देखेंगे, पहले प्रकार का प्लेसेंटा है कॉटिलिडोनरी प्लेसेंटा। कॉटिलिडोनरी, इसमें क्या होते हैं? इस प्रकार के ये जैसे प्लेसेंटा की जो कोरियन लेयर है और ये माता का गर्भाशय है, ये गर्भाशय है और ये है कोरियन। इस कोरियन पे इस प्रकार के उभार होते हैं और इसी प्रकार से गर्भाशय की जो आंतरिक भित्ति है एंडोमेट्रियम, उस पर भी इस प्रकार के उभार होते हैं और ये आपस में एक दूसरे से गुथे हुए रहते हैं, एक दूसरे से चिपके रहते हैं। ठीक है, कोरियन की तरफ ये कोटिलिडन्स होते हैं और गर्भाशय की तरफ कारेंकल्स होते हैं। इस प्रकार से मिलकर प्लेसेंटा का निर्माण, ये जुड़ाव का निर्माण करते हैं और इस प्रकार के प्लेसेंटा को हम कौन सा प्लेसेंटा कहते हैं? कॉटिलिडोनरी प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, इस कॉटिलिडोनरी प्लेसेंटा कौन कौन से पशुओं में पाया जाता है ये ध्यान रखना आपको। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनमें जो प्लेसेंटा है वो किस प्रकार का होता है? कॉटिलिडोनरी। यानी इनमें क्या पाए जाते हैं? कॉटिलिडन्स पाए जाते हैं। जो कॉटिलिडन्स गर्भाशय की जो आंतरिक भित्ति एंडोमेट्रियम उनके कारेंकल से जुड़ते हैं और वहां से पोषण प्रदान करने का ये कार्य करते हैं। ठीक है, दूसरा हम बात करें, एक प्लेसेंटा होता है डिफ्यूज। इसमें क्या है? जैसे ये कोरियन है और ये गर्भाशय के एंडोमेट्रियम है, ये कोरियन और ये एंडोमेट्रियम, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम भित्ति। इस पे इस प्रकार से सूक्ष्मांकुर होते हैं, इस प्रकार की छोटी छोटी संरचना होती है पूरी कोरियन के ऊपर। इस प्रकार से छोटे छोटे सूक्ष्मांकुर होते हैं और ये एंडोमेट्रियम के छोटे छोटे सूक्ष्मांकुर के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। इस प्रकार से छोटे छोटे सूक्ष्मांकुर होंगे और ये आपस में दोनों जुड़े हुए रहते हैं। इस प्रकार का प्लेसेंटा क्या कहलाता है? डिफ्यूज। डिफ्यूज यानी विस्तृत, पूरे जो प्लेसेंटा है उस पे इस प्रकार के विस्तृत रहते हैं, इस प्रकार के सूक्ष्मांकुर, और वो एंडोमेट्रियम से चिपकी हुई रहती है। ठीक है, ये किसमें पाया जाता है? घोड़ी के अंदर। ध्यान रखना आपको, घोड़ी में, गधी के अंदर, और एक बात करें सुअरी, उसमें भी एक ही प्रकार का
प्लेसेंटा पाया जाता है। ठीक है, तीसरा एक प्लेसेंटा है जिसका नाम है जोनेरी। इस प्रकार का प्लेसेंटा क्या होता है, जैसे ये पूरा प्लेसेंटा है, अपन बात करें इसमें भ्रूण है, फीटस है, इसके अंदर इसमें फीटस है, ये प्लेसेंटा है। इसका सिर्फ एक पर्टिकुलर भाग, जैसे ये भाग है, इतना सा जो भाग है, इस भाग के अंदर ही, इस प्लेसेंटा के अंदर ही क्या पाए जाएंगे, सूक्ष्मांकुर पाए जाएंगे, और ये भाग ही किससे जुड़ा हुआ रहता है, गर्भाशय की भित्ति से जुड़ा हुआ रहे, इतना भाग है। तो सिर्फ एक जोन, सिर्फ एक क्षेत्र वो ही जुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए इस प्रकार के प्लेसेंटा को क्या बोलते हैं, जोनेरी। ठीक है, और ये पाया जाता है कुतिया के अंदर, बिल्ली के अंदर, ये प्लेसेंटा जो है वो पाया जाता है, जोनेरी टाइप का प्लेसेंटा पाया जाता है। ठीक है, तो ये जोनेरी प्लेसेंटा है, और जोनेरी प्लेसेंटा जो है वो कुतिया और बिल्ली के अंदर पाया जाता है। ठीक है, फिर एक होता है डिस्कॉइडल। इसमें क्या होता है, ये जो कोरियन है और ये गर्भाशय के एंडोमेट्रियम, इससे क्या होता है, एक डिस्क नुमा संरचना, इस प्रकार से ये एक डिस्क नुमा संरचना, ये जो है डिस्क नुमा संरचना कोरियन से बनती है, और ये गर्भाशय की एंडोमेट्रियम के अंदर दसी हुई रहती है, जैसे जड़ें दसी हुई रहती हैं जमीन के अंदर, वैसे ही वहां दसी हुई रहती है, वहां से पोषण जो है वो प्राप्त करने का प्रयास करती है। ठीक है, तो ये डिस्कोइडल प्लेसेंटा है, ये जो भी प्राइमेट्स पशु जैसे आदमियों के अंदर, मनुष्य में ये पाया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार का प्लेसेंटा मनुष्य के अतिरिक्त जो प्राइमेट पशु हैं जैसे चूहा है, इनके अंदर भी ये प्लेसेंटा जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के प्लेसेंटा हैं, इनके प्लेसेंटा के प्रकार आपको ध्यान रखना है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंटली आप इसमें पूछा जाता है कि घोड़ी के अंदर कौन सा प्लेसेंटा पाया जाता है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, डिफ्यूज प्रकार का, कुतिया में किस प्रकार का है, भेड़ में किस प्रकार का प्लेसेंटा है, भैंस में किस प्रकार का प्लेसेंटा होता है। तो ये जनरली क्वेश्चन जब बहुत बार पूछा जाता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लेसेंटा का प्रकार, ध्यान रखना, आपको नोट करके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और टर्म जो है वो आपको ध्यान रखनी है, ये तो है कोटिलिडोनरी वाली, और एक टर्म और ध्यान रखनी है। डिफ्यूज प्रकार का प्लेसेंटा जो होता है, जो घोड़ी में, सुअरी में, इनमें पाया जाता है, ये प्लेसेंटा, इसको एक और प्रकार से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ये एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा होता है। एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा, एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा से तात्पर्य क्या है कि गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम की एपिथेलियम और कोरियन जो है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, इसको बोलते हैं एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये गर्भाशय की आंतरिक भित्ति है, इसमें छोटे छोटे सूक्ष्मांकुर होंगे। ठीक है, इसकी एपिथेलियम किससे जुड़ी हुई रहती है, कोरियन जो है वो इसकी एपिथेलियम से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, दूसरे टाइप का प्लेसेंटा जो कोटिलिडोनरी है, इसको हम बोलते हैं सिंडेस्मोकोरियल। सिंडेस्मोकोरियल यानी जो कोरियन है, जो कोरियन जो भित्ति है प्लेसेंटा की, जो झिल्ली है, वो एपिथेलियम के इस प्रकार से डेस्मोसोम्स के प्रकार से, डेस्मोसोम्स यानी ऐसे उभार होते हैं जो आपस में टाइटली जुड़े रहते हैं, ऐसे डेस्मोसोम्स से बने होते हैं, और वो यानी जिनको हम कोटिलिडन्स और कारेंकल्स कहते हैं, वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तीसरा प्रकार है जिसको हम बोलते हैं जोनेरी प्लेसेंटा। ये जोनेरी प्लेसेंटा होता है एंडोथेलियोकोरियल। एंडोथेलियोकोरियल, एंडोथेलियोकोरियल से तात्पर्य क्या होता है, जो कोरियन है, ये कौन सी भ्रूण झिल्ली है, कोरियन, ये कोरियन यहाँ पे प्लेसेंटा जो गर्भाशय है, गर्भाशय की जो आंतरिक जो भित्ति है एंडोमेट्रियम, और उसमें जो रुधिर वाहिनियां होती हैं, और रुधिर वाहिनियों की बाहरी भित्ति को हम क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम। ये ध्यान रखना आपको, रुधिर वाहिनियों की भित्ति को हम क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम। इस
एंडोथीलियम के ये कोरियन सीधी संपर्क में रहती है, गर्भाशय की जो एंडोथीलियम है उनके सीधी संपर्क में रहती है, इसीलिए इसको कौन सा प्रकार का प्लेसेंटा बोलते हैं, जोनेरी को एंडोथीलियोकोरियल भी कहते हैं। और चौथा है डिस्कोइडल, इसको हम हीमोकोरियल प्लेसेंटा कहते हैं। हीमोकोरियल का तात्पर्य है कि कोरियन जो है यहाँ पे जो गर्भाशय है ये इसकी ये एंडोथीलियम यानी ये रुधिर वाहिनी है, लेकिन ये रुधिर वाहिनी भी यहाँ पे क्या रहती है, फटी हुई रहती है। और यहाँ पे ये जो इसका डिस्क है वो सीधा किसके संपर्क में रहता है, रुधिर के संपर्क में। सीधा किसके संपर्क में रहेगा, रुधिर। रुधिर मींस हीमोग्लोबिन, हीम, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया है, हीमोकोरियल। समझने की बात है, ज्यादा रटने का कोई वो नहीं है अपने तात्पर्य। ये ध्यान रखना, ये आपको कोटिलिडोनरी, ये तो आपको ध्यान ही, गाय भैंस भेड़ बकरी में पाया जाता है। डिफ्यूज घोड़ी गधी सुअरी, जोनेरी कुतिया बिल्ली के अंदर, डिस्कोइडल है वो ह्यूमन के अंदर। अब ये जो टर्म है ये मैंने आपको बताई थी भाई, एपिथीलियम जो अंडा गर्भाशय की जो उपकला उत्तक है वो कोरियन के सीधा संपर्क में रहता है, ठीक है। ज़्यादा इनमें बहुत ज़्यादा टाइट जुड़ाव नहीं होता, आपस में एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं और यहाँ से पोषण इधर जाता रहता है, ठीक है, गर्भाशय की तरफ। गर्भाशय से जो पोषण है वो भ्रूण की तरफ यानी प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण में जाता रहता है, ठीक है। फिर इस प्रकार के प्लेसेंटा में कोटिलिडोनरी में क्या होते हैं, ये जो जुड़ाव होते हैं वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। पूरी जो प्लेसेंटा उसके ऊपर न रह के कुछ स्थानों पे, और ये कोटिलिडन्स 80 से लेके 120 तक होते हैं, कुछ स्थानों पे ये जो जुड़ाव है वो ज़्यादा टाइट हो जाते हैं और इस प्रकार के जुड़ाव हम बोलते हैं सिंडेस्मोसोम्स, ठीक है। तो ये कोरियन जो है डेस्मोसोम्स टाइप की संरचनाओं का निर्माण करती है, किसके साथ में, गर्भाशय की आंतरिक भित्ति के साथ में, और ये कोटिलिडन्स और कारेंकल्स मिलकर प्लेसेंटोम का निर्माण करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया है, सिंडेस्मोकोरियम, ठीक है। जोनेरी में क्या होगा, जोनेरी प्लेसेंटा में क्या होता है, गर्भाशय की जो आंतरिक भित्ति है जो एंडोमेट्रियम है उसके अंदर जो आने वाली रुधिर वाहिनी है, और रुधिर वाहिनियों की भित्ति को, जो पतली जो रुधिर केशिकाएं हैं उनकी भित्ति को हम क्या बोलते हैं, जो एंडोथीलियम कहा जाता है। तो ये कोरियन है वो सीधा उन रुधिर वाहिनियों की भित्ति के संपर्क तक रहती है, इतनी डीप रहती है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, एंडोथीलियोकोरियल। एंडोथीलियम और कोरियन आपस में संपर्क में रहती है। और चौथे के अंदर क्या होता है, ये रुधिर वाहिनियां वहां पे फटी हुई रहती है और वहां पे सीधा जो कोरियन है वो सीधा किसके संपर्क में रहती है, रक्त के, माता के रक्त के सीधा संपर्क में रहती है कोरियन, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, हीमोकोरियल प्लेसेंटा, ठीक है। ये चारों प्रकार के ध्यान रखना है। तो दोनों ही टर्म्स जो है, यानी ये वाली भी और ये वाली भी, दोनों ही टर्म्स जो है वो पूछी जा सकती हैं कि कुतिया में किस प्रकार का प्लेसेंटा, ये 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है, या घोड़ी में किस प्रकार का प्लेसेंटा, ये 4 ऑप्शन दे दिए। तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, और कंफर्म ये मान के चलो आप कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है, ध्यान रखना आप लोगों को। तो ये प्लेसेंटा के प्रकार हैं और ये भ्रूणीय झिल्लियां जो हैं वो भ्रूण को पोषण प्रदान करने का, सुरक्षा देने का और भ्रूण के उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने में ये जो है वो सहायक होती हैं। भ्रूण के जो CO2 है उसके उत्सर्जन में, उत्सर्जी पदार्थों के बाहर संग्रहण में, उनमें भी सहायक होती हैं ये। अब हमने गर्भावस्था के दौरान गर्भधारण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा, ठीक है, प्लेसेंटा का निर्माण किस प्रकार से होता है, कौन कौन से प्लेसेंटा के प्रकार होते हैं उनके बारे में हम देखा। अब हम आगे जो है वो देखते हैं कि जो गर्भावस्था का जो अंतिम चरण है, और गर्भावस्था किस में एंड होती है, जाके प्रसव के पार्चुरेशन के अंतर्गत, ठीक है। प्रसव क्या क्रिया होती है, गर्भावस्था की समाप्ति के पश्चात जीवित फीटस का जनन नाल से सामान्य रूप से बाहर आना क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है, ठीक है। गर्भावस्था की समाप्ति के पश्चात फीटस का जनन नाल से बाहर आना क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखना। गर्भावस्था की समाप्ति के पश्चात
समाप्ति के पश्चात फीटस का सामान्य रूप से जनन नाल से बाहर आना क्या कहलाता है? प्रसव कहलाता है। ठीक है, जैसे ही पार्चुरेशन की क्रिया, जैसे गर्भावस्था समाप्त होती है उसके बाद में फीटस का जो जनन नाल से सामान्य रूप से बाहर आना, उसको क्या बोलते हैं? प्रसव कहते हैं, प्रसव की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए सामान्य रूप से अगर आ रहा है प्रसव, सामान्य प्रसव हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूटोपिया। उसको ध्यान रखना आपको, यूटोपिया। और यदि किसी बाह्य आवश्यकता की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, बाह्य सहायता की आवश्यकता पड़ती है पशु को, और सामान्य रूप से प्रसव नहीं हो रहा है, कोई न कोई असामान्यता होती है, तो असामान्य रूप से प्रसव की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? डिस्टोपिया। जो अभी हम आगे इसमें एक पूरा बड़ा टॉपिक है आपके, और उसमें पढ़ेंगे, जो असामान्यताओं के अंदर पढ़ेंगे तब माता की असामान्यताओं में, तब ये हम देखेंगे। तो सामान्य प्रसव को तो हम क्या बोलते हैं? यूटोपिया। और असामान्य प्रसव के लिए क्या टर्मिनोलॉजी है? डिस्टोपिया। उसको क्या बोलते हैं? डिस्टोपिया। तो प्रसव गर्भावस्था की समाप्ति के पश्चात शिशु का जनन नाल से बाहर आना, फीटस का जनन नाल से बाहर आना सामान्य रूप से क्या कहलाता है? प्रसव कहलाता है। विभिन्न प्राणियों में प्रसव की प्रक्रिया के लिए अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। जैसे गोवंश में अपन बात करें, गोवंश में जो प्रसव की प्रक्रिया को कहते हैं हम काविंग। क्या कहते हैं? काविंग। गोवंश में, भैंस में भी ये कहलाती है, गोवंश में भैंस में, दोनों में क्या कहते हैं? काविंग कहते हैं। अगर बात करें हम बकरी में, बकरी में ये प्रसव की प्रक्रिया जो है वो कहलाती है किडिंग। क्या कहलाती है? किडिंग। भेड़ के अंदर प्रसव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लैम्बिंग। तो प्रसव की प्रक्रिया जो सामान्यतः है वो ध्यान रखना आपको, उसके जो नवजात का नाम है उसी के अकॉर्डिंग होती है। जैसे इनमें गाय भैंस में नवजात को क्या बोलते हैं? काफ। क्या बोलते हैं? काफ। तो उससे क्या होगी? काविंग। बकरी में, बकरी के नवजात को क्या बोलते हैं? किड। तो उससे होगी किडिंग। भेड़ में, भेड़ के नवजात को बोलते हैं लैम्ब। तो उससे होगी लैम्बिंग। ऐसे ही घोड़ी के अंदर, घोड़ी के नवजात को बोलते हैं फॉल। तो उससे होगी फॉलिंग। ठीक है, अब कुछ थोड़ी डिफरेंट वर्ड है। कुतिया में क्या बोलते हैं? कुतिया में बोलते हैं वेल्पिंग। कुतिया में क्या बोलते हैं? वेल्पिंग। और जो सुअरी है उसमें प्रसव की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? फैरोइंग। ये दो अलग टर्म है, थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। वेल्पिंग कुतिया में, और सुअरी में क्या कहा जाता है? फैरोइंग। ठीक है, सुअरी में क्या कहते हैं? फैरोइंग। और कुतिया में क्या कहा जाता है? वेल्पिंग। ये थोड़ी सी अलग जो है वो टर्मिनोलॉजी है, इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये तो जैसे नवजात के नाम है उनके अकॉर्डिंग ही है। काविंग हो गया गाय भैंस में, बकरी में किडिंग हो गया, भेड़ के अंदर लैम्बिंग हो गया, घोड़ी के अंदर फॉलिंग हो गया। और ये थोड़ी अलग टर्मिनोलॉजी है जो कि नवजात के नाम के ऊपर नहीं है। जैसे सूअरी में अपन जो नवजात है, सूअर में नवजात को पिगलेट कहते हैं, और कुतिया में नवजात को क्या बोलते हैं? पप कहते हैं। लेकिन इनके थोड़े से अलग टर्मिनोलॉजी है। कुतिया में वेल्पिंग कहते हैं प्रसव की प्रक्रिया को, और सुअरी में क्या बोलते हैं? फैरोइंग। ठीक है, तो इनको एक बार नोट कर लें। अब देखिए प्रसव की प्रक्रिया होती है, तो प्रसव के समय, प्रसव के आसपास जब पशु पहुंचता है, गर्भावस्था के अंतिम क्षणों में जब पशु पहुंचता है, तो क्या क्या लक्षण जो है प्रसव के समय उसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो पहला जब हम देखेंगे, एक तो है अडल्ट डेवलपमेंट। ठीक है, आयन में एक प्रकार से एडिमा हो जाएगा, सूजन हो जाएगी। ठीक है, एडिमा भी हो जाता है।
जैसे ही प्रसव का समय नजदीक आने लगता है, ठीक है, गर्भावस्था अंतिम समय के अंदर होती है, उस समय जो मादा पशु का अडर है, अयन जो है वो डेवलप खूब सारा होके, और साथ ही साथ उसमें क्या हो जाती है, सूजन सी आने लगती है। ठीक है, डेवलपमेंट तो जैसे कि थोड़ा पहले से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जैसे ही 2-3 दिनों के अंदर जैसे पशु गाने वाला होगा, उस समय क्या होता है, उसके अडर में काफ़ी ज़्यादा सूजन आ जाती है, एडिमा हो जाता है, एक प्रकार से हम कहें एडिमा उसमें दिखाई देगा। ठीक है, दूसरा जो पशु के जो पेल्विक लिगामेंट हैं वो काफी शिथिल हो जाते हैं, पेल्विक लिगामेंट का शिथिल हो जाना। ठीक है, इसकी कारण से क्या होगा, पेल्विक लिगामेंट जो है वो लूज हो जाते हैं। क्यों, प्रसव के समय जो पेल्विक बोन जो है उसको चौड़ा होना होता है, तो उनके आसपास के जो लिगामेंट है वो लूज हो जाएंगे, क्योंकि उस रास्ते से किसको आना है, फिटस को बाहर आना है, तो उसको चौड़ा होना होगा। चौड़े होने के लिए जो लिगामेंट है उनको लूज होना पड़ता है, और ये पेल्विक लिगामेंट लूज हो जाते हैं। इससे क्या होगा, जो पूंछ है, पूंछ का शीर्ष भाग जो है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, शीर्ष भाग ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तथा पूंछ के दोनों ओर पुट्ठों पर गड्ढे दिखाई देते हैं, और इस प्रक्रिया को हम सामान्य भाषा में पुट्ठे टूटना भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पुट्ठे टूटना। तो जैसे ही पशु गाड़ने वाला होगा, पेल्विक लिगामेंट है वो लूज हो जाते हैं। लूज होने की वजह से क्या होते हैं, जो पुट्ठे वाले भाग है उनके अंदर ऐसे लगता है कि जैसे गड्ढे से पड़ गए हों। क्यों, क्योंकि वहाँ पे लिगामेंट होते हैं, वो टाइट होते हैं, तो वहाँ की स्ट्रक्चर बनाए रखते हैं, लेकिन लिगामेंट लूज होते हैं, वहाँ पे ऐसे गड्ढे दिखाई देने लगते हैं, और उस वजह से पूंछ का जो भाग है, शीर्ष भाग है, वो थोड़ा ऐसे ऊंचा उठा हुआ दिखाई देता है। तो इसका मतलब पशु क्या है, गाड़ने वाला है। ठीक है, इसके बाद में और प्रसव के समय जो लक्षण दिखाई देते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनका देखते हैं। इसके बाद में तीसरा है वल्वा, जो है वल्वा भाग में भी सूजन आपको मिलती है। ठीक है, इसके अलावा वेजाइना से थिक गाढ़ा म्यूकस डिस्चार्ज है वो आता है, और ये एक्चुअल में क्या होता है, जो सर्वाइकल सील होती है वो बाहर आती है। जैसे सर्विक्स के अंदर जो म्यूकस जमा हुआ रहता है, वो एकदम गाढ़ा म्यूकस जो है, सर्विक्स धीरे धीरे लूज होगी तो वो गाढ़ा म्यूकस जो है वो बाहर की तरफ आने लगता है। तो जैसे ही पशु के ब्याने का समय नज़दीक आता है, तो उसमें 2-3 दिन पूर्व जो ये है गाढ़ा जो म्यूकस डिस्चार्ज है वो आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ परिवर्तन जो हैं वो दर्शाते हैं कि पशु के प्रसव का समय जो है वो नज़दीक आ चुका है। अडर के अंदर बिल्कुल जो सूजन है, अचानक से ही आपको क्या है कि सूजन और एडिमा जो है वो आपको दिखाई देने लगेगा। तो वो ये 2-3 दिनों के भीतर ही सारा कार्य होता है। वल्वा भाग में भी सूजन आ जाती है, डिस्चार्ज आता है, एकदम मोटा जो है डिस्चार्ज आएगा, और साथ ही साथ जो उसके पुट्ठे वाले भाग हैं उनमें गड्ढे से आपको प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो ये प्रसव से पूर्व जो आपको थोड़े लक्षण हैं वो प्रदर्शित होते हैं। अब बात आ गई प्रसव वाले दिन की। ठीक है, तो उस समय प्रसव वाले दिन पे पशु क्या जो है लक्षण प्रदर्शित करेगा, जो पशु है वो बेचैन हो जाता है। ये अपन पढ़ लें प्रसव के समय के लक्षण। पशु जो है वो बेचैन हो जाता है, खाना पीना कम कर देता है, तीसरा क्या है, बार बार उठना बैठना, ठीक है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी दर्शाते हैं, कई बार बार थोड़ा थोड़ा पेशाब करेंगे। ठीक है, स्ट्रेनिंग, जोर लगाते हैं, पीछे बताइए जोर लगाने का प्रयास करते हैं, स्ट्रेनिंग का प्रयास जो है वो करते हैं। तो ये जो लक्षण है वो
एट द टाइम ऑफ पार्चुलेशन, जैसे ही प्रसव की क्रिया स्टार्ट हो रही है तो उसमें क्या होता है कि पशु के उदर भाग के अंदर, पेट के अंदर जैसे कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं, और इसमें गर्भाशय में कॉन्ट्रेक्शन की वजह से उसमें पेट में दर्द जो है वो महसूस होते हैं। उस वजह से पशु बार बार उठता है, बैठता है, ठीक है, खाना पीना जो है वो कम कर देता है, पशु जो है वो बेचैन हो जाता है, पशु जो है वो जोर लगाता है, ठीक है। कितने मिनट लोग? 25। तो ये प्रक्रियाएं जो है वो प्रसव के दौरान जो है वो आती हैं। तो पशु जिस दिन बैठने वाला होता है उस समय, ये प्रसव के समय ये प्रक्रियाएं होती है, ठीक है। उसके बाद में हम देखें प्रसव के जो चरण हैं वो कौन कौन से। प्रसव की जो प्रक्रिया है, पार्चुलेशन के चरण, प्रसव की प्रक्रिया के क्या क्या चरण होते हैं। तो पहला हम देखें, प्रसव को 3 स्टेजेस में हम बांटेंगे। स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड और तीसरा है स्टेज थर्ड, ठीक है। तो पहली स्टेज चालू हो गई, पशु बार बार उठता है, बैठता है, ठीक है, पशु जो है जोर लगाने का प्रयास करता है, ठीक है, ये प्रक्रियाएं चालू हो जाती हैं। और इस दौरान क्या होता है कि जो पशु की जो सर्विक्स है, मादा पशु की सर्विक्स है वो क्या हो जाती है, थोड़ी ढीलापन आने लगता है, ढीली होने लगती है, ठीक है। ढीली होने से क्या होगा, जो फर्स्ट वाटर बैग है वो पहले बाहर आएगा, फर्स्ट वाटर बैग बाहर आता है। पहली स्टेज में क्या होता है, ये ध्यान रखना आपको, फर्स्ट वाटर बैग बाहर आता, इसको हम मटानी बोलते हैं, ये बाहर आती है, ठीक है। फर्स्ट वाटर बैग है वो बाहर आता है। फिर स्टार्ट होती है स्टेज सेकंड। इस स्टेज के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस चालू रहेंगे और जो फीटस है वो बाहर आता है, फीटस शिशु बाहर आता है। जनन नाल से शिशु है वो इस स्टेज के अंदर, फीटस है वो एक्सपेल होता है, वो बाहर आता है। और तीसरी है स्टेज थर्ड। स्टेज थर्ड के अंदर जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा जो है उसका निष्कासन होता है, प्लेसेंटा का निष्कासन होता है, ठीक है। तो ये 3 स्टेजेस में प्रसव की प्रक्रिया पूर्ण होती है। फर्स्ट स्टेज में सर्विक्स ढीली होगी, ठीक है, और जो फर्स्ट वाटर बैग है वो बाहर आता है। स्टेज सेकंड जो है उसमें फीटस जो है वो बाहर आता है, और स्टेज थर्ड है इसके अंदर प्लेसेंटा जो है वो बाहर आता है। ये 3 स्टेजेस जो हैं वो होती हैं प्रसव के, 3 चरण हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके अंतर्गत किस प्रकार से ये जो प्रक्रियाएं होती हैं, किस प्रकार से इनकी फिजियोलॉजी होती है, कार्यकी होती है, वो हमें देखें। स्टेज जो फर्स्ट है उसका जो समय है वो कितना होता है, ये जो है 2 घंटे से लेके और लगभग 8 घंटे, और ये मतलब कि 4 से लेके 24 घंटे तक भी इसका समय जो है वो माना जाता है, ठीक है। पूरे दिन भर भी ये हो सकती है, लेकिन ये आपको जो ये भी ध्यान रखना 2 से 8 घंटे तक ये प्रक्रिया हो सकती है, ठीक है। स्टेज सेकंड है, ये आधे घंटे से लेके 3 घंटे तक की क्रिया होती है, ठीक है। सेकंड स्टेज कितनी होती है, आधे घंटे से लेके अप टू 3 घंटे, 2 घंटे से लेके 3 घंटे तक होती है। और ये जो स्टेज थर्ड है ये 2 से लेके 8 घंटे तक की प्रक्रिया है, ठीक है। ये इनका ध्यान आपको रखना टाइमिंग का। स्टेज फर्स्ट है ये लगभग 2 से लेके और 8 घंटे तक की प्रक्रिया हो सकती है, और इसमें कई बुक्स में जैसे 4 से लेके 24 घंटे तक भी लिखा गया है, और ये हो सकता है कि पूरे दिन भर भी मतलब ये क्या कि स्टेज फर्स्ट के अंदर गुजार सकते हैं पशु। दूसरी जो स्टेज सेकंड है ये आधे से लेकर लगभग 2 से 3 घंटे के अंतर्गत होती है, और थर्ड स्टेज जो है वो 2 से लेके आधे घंटे 8 घंटे तक की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेजेस का टाइमिंग और उनके अंतर्गत क्या क्या प्रोसेस होती है वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे भाई क्या फिजियोलॉजी इसके अंतर्गत होती है, किस प्रकार से कौन कौन से हार्मोनों के कारण से प्रसव की प्रक्रिया होती है, ठीक है। धन्यवाद।